जय हिंद साथियों, आ गया हूं मैं आपके लिए संजीवनी लेके। मैं विजय पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर सफलता आपको पानी है तो मेहनत भी आपको ही करना होगी। जी हाँ, अब चलते हैं हम कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार लगातार क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं वहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ खास क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर इन क्वेश्चनों में से अगर आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है या परफेक्ट बन जाता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब बताऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी आपका स्वागत करती है। जय हिंद इंडियन आर्मी, जय हिंद, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने लेकर आया हूं पहला क्वेश्चन जिसमें बताया गया काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो आप मुझे बताएं काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। वेलकम है आपका। जी हाँ, काकोरी कांड से पहले मैं बताना चाहूंगा कि काकोरी कांड हुआ क्यों। काकोरी कांड से पहले कुछ चीजें हुई थी, जैसे सॉरी काकोरी कांड से पहले कुछ चीजें हुई थी, जैसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद सविनय आयोग आंदोलन लेके आए थे कौन? गांधी जी। सविनय आयोग आंदोलन लेके आए थे गांधी जी 1920 में। तब असहयोग आंदोलन कुछ विवाद के कारण जो हमारे इंडियन भाई उस समय थे, उनके खून में उबाल हुआ करता था, तो वो कहीं भी भिड़ जाते थे, उन्हें कुछ टेंशन नहीं होता था। तो उस समय यहाँ भी क्या हुआ, इन लोगों को कुछ कहीं जाने से रोका। तब क्या करा, जो भारतीय थे उन्होंने क्या करा, कुछ उनके पास वो थे कुछ बम जैसे बना रखे थे उन्होंने, आग वाले, तो वो आग वाले उनके ऊपर फेंके। उसके बाद उसमें क्या हुआ, कुछ उनके पुलिस जवानों शहीद हो गए। उसके कारण गांधी जी इससे निराश हुए, उन्होंने 1920 में ये आंदोलन वापस ले लिया। तब ये मिसाल पहले बता चुका हूं, उनका खून भड़का हुआ था, तो उन्होंने क्या करा, इसका बदला 9 अगस्त 1925 को ले लिया। से बताऊं मैं, इसके जो ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है अविन सिंह का, बी आंसर आ रहा है अश्विन सिंह का, और ए आ रहा है आर्मी लवर का। गुड, शाबाश। इसके बारे में बताना चाहूंगा पहले मैं, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। आंसर बताऊंगा जरूर। तो ये जो थे 10 लोग थे, 10 लोगों ने क्या करा, एक मतलब इनका एक मिसाल पहले से जुड़ बना हुआ था कि हम स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं। जिस उम्र में आप दौड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या और कुछ कर रहे हो, या कहीं और अपना फालतू समय गंवा रहे हो, उस समय ये लोग क्या कर रहे थे, इनके फोटो उठाकर देखना। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी मूछें भी नहीं आई थी, ना किसी को दाढ़ी आई थी ठीक से, मतलब इनकी उम्र 25 से ज्यादा नहीं थी जो लोग। और इनमें कुछ योद्धा ऐसे थे, उन्हें यह बताया गया था कि भैया आपकी सजा फांसी की नहीं हुई है, तो उसके लिए उन्होंने उसको जूता मारा और बोले भैया मेरी सजा फांसी की होना चाहिए। तो इसके जो नायक थे वो थे रामप्रसाद बिस्मिल। ऐसे थे हमारे रामप्रसाद बिस्मिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, तो आप मुझे बताएं। किसी का कोई जवाब नहीं? आर्मी लवर 4 लोग देख रहे हैं मेरे को, शाबाश। कोई नहीं, आप 4 लोग देख रहे हो, चारों को मजा आएगा। गंगा नदी के बारे में आप मुझे कुछ कमेंट में बताएं। गंगा नदी के बारे में कुछ? सी, शाबाश मेघना। और कोई? आर्मी लवर बता रहे हैं सी। जी हाँ,
मैं बताता हूँ गंगा नदी के बारे में कुछ इतिहास। तो गंगा नदी, सॉरी, भारत की नदियों के बारे में कुछ बताता हूँ। तो भारत की जो सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, सारी नदियां, लगभग सारी नदियां। इसमें से 2 नदियां मुख्य है, जो कौन कौन सी है, कमेंट में बताएगा कोई मुझे। 2 नदियां है, एक है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। ये 2 नदियां अरब सागर में गिरती है। बाकी जो सारी नदियां है वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है पद्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है जो खेल से संबंधित है? जी हाँ, अब देखते हैं कौन छक्का लगाएगा। तो मिल्खा सिंह तो रनिंग करता था, छक्का लगा ही नहीं सकता, वो तो एक तरफ हटा दे। दारा सिंह जो पहलवानी करते थे, वो भी कैसे छक्का लगाएंगे? अब यहाँ 2 लोग बचे हैं, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर। तो आप मुझे बताएं कौन है इन दोनों लोगों में? अपन 2 लोग हटा दिए, सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके सामने। अश्विन सिंह सी बता रहे हैं, सुनील गावस्कर। महेंद्र सिंह आर्मी लवर डी बता रहे हैं, आर्मी लवर डी बता रहा है। आर्मी लवर, क्या बात है, आज बड़े जोश में है। बिल्कुल सारे आंसर सही दे रहे हो, बहुत जोरदार, मजा आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर ऐसे ही भारत रत्न पाने वाले नहीं थे। सचिन तेंदुलकर का उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष था। सचिन तेंदुलकर जब उनकी कच्ची उम्र में थे तभी उन्होंने बल्ला पकड़ लिया था। उन्हें भी नहीं पता था कि मेरा टारगेट क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा। पर जब वो लगातार ठोकते रहे, लगातार छक्के पे छक्के लगाते रहे, लगातार उनकी मेहनत, लगातार उनका संघर्ष रहा, तो उस संघर्ष को देखते हुए उनका भारत रत्न ऐसे मिला। वो उनका नहीं है, वो उनकी पूरी फैमिली का है, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी। कुछ जगह होता है कि कहीं दोस्त साथ नहीं है, कोई फैमिली साथ नहीं है, कुछ साथ नहीं है, इस चक्कर में कुछ लोग छोड़ देते हैं। तो इस टाइप से ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार विजेता पाने वाला पहला अर्थशास्त्री कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला अर्थशास्त्री भारतीय कौन है? तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन है राज चलैया, दूसरा सी रंगराज, तीसरा अमर्त्य सेन, के एन राज, ये ऑप्शन है। अब मुझे बताए, अश्विन सिंह बता रहे हैं डी, आशीष सिंह बता रहे हैं मुझे डी आंसर बता रहे हैं, आशीष सिंह। और कोई बताए मुझे? कमल सिंह जी बता रहे हैं मुझे सी आंसर। और कोई? आशीष सिंह फिर से ए बता रहे हैं जी। बिल्कुल बताऊंगा आपको। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1901 से, और यह पहले भारतीय को जो मिला था, कब मिला था, कुछ याद आया? 1911 में यह पहला पुरस्कार किसको मिला था? कुछ याद आया? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या गाया था, जन गण मन, याद है? गीतांजलि पे इन्हों यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं। एक व्यक्ति और है, रमन जी। रमन जी ने क्या करा था? रमन प्रभाव दिया था। इनको भी ये पुरस्कार मिला था विज्ञान के क्षेत्र में, कब? 1930 को। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन। जी हाँ साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी, कमल सिंह जी बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका सी आंसर सही है। और ये इनको पुरस्कार कब मिला था? 1998 में। तो मेरे सिर्फ इस क्वेश्चन पर ना जाते हुए, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पर ना जाते हुए, मेरे सारे चीजों पे ध्यान रखें कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किसको मिला था, और किस क्षेत्र में मिला था। रमन जी को मिला था तो किस क्षेत्र में मिला था? हाँ, इकोनॉमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पंकज अडवाणी जी, नाम सभी ने सुना होगा, मुझे पता है पंकज अडवाणी जी बहुत ग्रेट आदमी है, उनके बारे में सबने सुना होगा। पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, बताए। तो पंकज अडवाणी जी के बारे में बताना चाहूंगा कि 2006 में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है।
स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है, पद्मश्री जीता है, पद्म भूषण जीता है, बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो कुछ लोगों के ए आंसर आ रहे हैं, आशीष सिंह ए, कमल सिंह ए, अश्विन जी ए, आर्मी लवर इस बार चूक गए हैं, उन्होंने डी आंसर दे दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है बिलियर्ड्स। जी हाँ, बिलियर्ड्स में इन्होंने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांजीरंगा उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, असम, किस जगह स्थित है? ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मैंने कई सारे एग्जाम दिए, उस एग्जाम में मैंने देखा है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह है? तो आप मुझे बताइए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे है? महेश बी, महेश जी बी बता रहे हैं गुजरात। गुजरात के बारे में बता दो, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका जो आंसर है वो डी है। डी वाले जो लोग हैं बिल्कुल सही है। कमल जी बता रहे हैं डी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, कांजीरंगा राष्ट्रीय जो है ये असम में है। यहां पर एक देवी जी का मंदिर है, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर जो है वो कहां है? गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में है। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीजें भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मुझे आप बताइए। कांस्य युगीन थी, नवपाषाण युगीन थी, पुरापाषाण युगीन थी, लोह युगीन थी? कौन से युग की थी? अश्विन सिंह, अवनी सिंह। अवनी सिंह बता रहे हैं मुझे डी आंसर बता रहे हैं। आर्मी लवर ए बता रहे हैं। आर्मी लवर को क्या हुआ? पिटा गए, समझ नहीं आ रहा है। सुशील यादव ए, अश्विन सिंह बी बता रहे हैं नवपाषाण युगीन था। जी हाँ, मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे इससे पहले बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने? दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने की थी 1929 में। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। उसका कारण है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहीं से सिंधु घाटी निकल कर जाती है। हड़प्पा वासी वो सिंधु का पानी पीते थे और वहां के लोग आज की व्यवस्था देखते हुए उस समय की व्यवस्था भी अगर अपन देखें तो सेम टू सेम थी, कोई अंतर नहीं। जो 2900 साल पहले हो रहा था, उनके घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। स्विमिंग पूल जिसे जल यार्ड बोलते थे ये भी बना हुआ था। सुदृढ़ नालियां व्यवस्थित थी, सारी व्यवस्थाएं थी। तो ये जो युग था ये कांस्य युगीन था। और ये कब की बात है? तो ताम्रपाषाण काल है। मतलब ताम्रपाषाण काल इसलिए बोलते हैं कि इस समय तांबे की खोज हो चुकी थी। ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है आप मुझे बताएं। 9, बी 8, सी 10 या डी 7? सिंधु नदी, आर्मी लवर बता रहे सिंधु नदी। गुड, गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़िए आगे। ऋग्वेद के बारे में बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आप मुझे बताएं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। और 10,600 इसमें मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन से? ऋग्वेद के
तीसरे मंडल में बताया गया है। इसमें सोमनाथ का भी उल्लेख है, वो जो है 9वें मंडल में है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुशील शाबाश, सुशील अच्छा जवाब दे रहे हो आप, गुड, अच्छा कर रहे हो। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, मुझे बताइए। आंसर ए 5, आंसर बी 6, आंसर डी 7, 8, 10 कौन बता रहा है? सुशील 10। अच्छा, ये पुराने क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की, एक पक्ष बोला है, दोनों पक्ष नहीं बोला है, एक पक्ष में बताना है। एक पक्ष में कितने होते हैं? एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, मुझे बताइए आप। 5, 6, 7 या 8? इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। जैसे खो खो हमारे इंडिया में खेला जाता है, यहां पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। कबड्डी, कबड्डी एक ऐसा हिंट है जिससे आप इसका आंसर सही बना सकते हो। जी हाँ, इसका आंसर जो है वो 7 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति स्थल कहां स्थित है? जी हाँ, शक्ति स्थल कहां स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या पटना? शक्ति स्थल कहां स्थित है? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इस शक्ति स्थल के बारे में बताना चाहूंगा कि शक्ति स्थल क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ की क्या बात खास है। तो शक्ति स्थल की बात करें तो शक्ति स्थल अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो एकलौती अभी तक कोई नहीं बनी है, वो बनी है इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी के नाम पर जो वहां पर समाधि बनाई गई है उसका नाम है शक्ति स्थल। और ये कहाँ है? ये है दिल्ली में। कमल और महेश बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल शाबाश, ऐसे ही बने रहो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं, कई एग्जाम में देखे, मैंने कई एग्जाम के पेपर उठाकर देखे। जैसे एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ जगह पे अकबर कर देते, कुछ जगह महात्मा गांधी कर देते हैं। सुशील यादव सी बता रहे हैं। जी हाँ, एशिया की रोशनी के बारे में बताना चाहूंगा मैं। आपका समय खत्म हो चुका है। सुशील सी। एशिया की रोशनी से पहले बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर है वो कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। आज आप लुम्बिनी जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा नेपाल। इनके पिताजी का नाम सिद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। ये इसके पिताजी जो थे क्षत्रिय, इनके पिताजी जो क्षत्रिय वंश के थे, इनकी माताजी का नाम महामाया था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी करा दी गई और इनकी जिनसे शादी कराई गई उनका नाम था यशोधरा। कुछ समय बाद इनके यहाँ पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है दोस्तों। पुत्र पूछ सकते हैं, पत्नी पूछ सकते हैं, पिता पूछ सकते हैं, माँ पूछ सकते हैं। आप पे सारे क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि आपको ध्यान में रहे कि ये क्लास मेरी है और मैं संजीवनी लेके आया हूं आपके लिए। और इसके बारे में बताऊंगा। तो 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने बिल्कुल पंडित जी वाले कपड़े पहने और रात में घर से भाग निकले। उससे पहले इन्होंने क्या देखा? इन्होंने 4 चीज देखी थी। एक तो वृद्ध व्यक्ति देखा था, दूसरा बीमार व्यक्ति देखा था, तीसरा इनने अर्थी देखी थी
और चौथा इनने एक सन्यासी देखा था, वो सन्यासी को देख के ये प्रभावित हुए और ये घर से निकल गए। जी एक बात बताना भूल गया मैं, इनका जो जन्म हुआ था उस दिन क्या थी, पूर्णिमा, पूर्णिमा थी। उसके बाद इन्होंने 6 साल की कठोर तपस्या की, बीच में इन्हें कई गुरुओं ने बदले, पर गुरुओं से कुछ खास इनको मिला नहीं, तो इन्होंने खुद पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी और वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुई। जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त था उस दिन भी क्या था, पूर्णिमा थी। 483 में इनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर में, और उस दिन भी क्या थी, पूर्णिमा थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक लोगों के साथ ऐसा होता है और इनके साथ ये सारी चीजें हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार, बिंबिसार। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, मुझे कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना बिंदुसार ने की, चंद्रगुप्त ने की, अशोक ने की, या बिंदुसार ने की, ने की? बी, बी, सुनील, महेश, बी बता रहे हैं। जी हाँ, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे, कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य नीति से इन्होंने एक व्यक्ति को हराया जिसका जो धनानंद, धनानंद, धनानंद को इन्होंने हराया, जो धनानंद को हराया और इन्होंने अपने मौर्य वंश की स्थापना की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविनाश, कमल, अविनाश और कमल, असेंद्र सभी अच्छा कर रहे हैं। महेश, सुनील यादव, बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आप मुझे बताइए। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, बताइए मुझे आप। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और किसने की। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इस विश्वविद्यालय में चाणक्य, चंद्रगुप्त ऐसे व्यक्ति पढ़े और जीवक, इन लोगों ने यहां पर आकर अध्ययन किया। जी हाँ, पाकिस्तान, 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 इसका आंसर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा, तो चौधरी रहमत अली ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को, किसको कहा जाता है? जो हमारा सौरमंडल है जिसमें सारे ग्रह हैं, बहुत सारे छोटे बड़े सारे, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र और इनके कुछ उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह, ये सारे ग्रह हैं। इनका जन्मदाता कौन है? ए बता रहे हैं कुछ लोग। हाँ, ए अवनीश ए बता रहा है, अनेन्द्र जी ए बता रहे हैं, महेश जी ए बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य एक गैसीय गोला है या तारा है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। सूर्य से ही बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है।
तो अगर आपसे सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड बेस्ट आंसर इसका। अगर समय में पूछे तो 8 मिनट, कुछ जगह 16 सेकंड दे रखा है, कुछ जगह 18 सेकंड दे रखा है। तो इससे चिंतित ना हो, इन दोनों में से एक ही पूछेगा वो आपसे और एक ही आंसर बताएगा, तो आपको दोनों में से एक ही लगाना है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महेश, अश्वेंद्र, सुनील, कमल, शाबाश, अच्छा आंसर दे रहे हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? जी हाँ, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से या चीन से? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये चीजें सभी को पता होगी, लगभग 8 राज्यों से, पर यह नहीं पता होगा कि कितने राज्यों से गुजरती है। जी हाँ, उसके लिए एक लेके आया हूं मैं साधारण सी ट्रिक, उसमें आप आसानी से उसे बना सकते हैं। झा, गो, राम, मिस्त्री, छत पर चढ़ा। मजा आया होगा दोस्तों बात सुन के। ठाकुर मिस्त्री छत पर चढ़ा, इसको क्या जरूरत थी भैया मिस्त्री को छत पर चढ़ने की? इसको जरूरत है क्योंकि हमें 8 राज्य यहां बताना जरूरी है। तो झ से झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी का सही जवाब भी आ गया होगा। साथियों, इसका सही जवाब जो है वो नेपाल है। नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी अन्य 3 देश म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, इन देशों का अगर आ जाए तो आपको कर्क रेखा यहां से गुजारनी है कि हाँ भैया यहां से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के, अगले क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ेंगे। नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? नंदा देवी है क्या? नंदा देवी है क्या? ये किस जगह पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या सिक्किम? नंदा देवी क्या है? पर्वत है, नदी है या पहाड़ है, क्या है? नंदा देवी पर्वत है एक, जो उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड में है। यहाँ के बारे में बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक सेंटर बना हुआ है। आप आर्मी लवर के लिए, जो भी आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए, वो है IMA, इंडियन मिलिट्री अकादमी। ये सभी को पता है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में। पर ये किसी को नहीं पता है कि इसकी स्थापना 1932 में हुई है। कब हुई है? इसकी स्थापना 1932 में हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबा, जय हिंद गुरु जी, रोहित भूरिया, अब बात। गंगा नदी को बंगाल में किस, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? कोई ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, पर इसका जवाब मुझे फिर से कमेंट में दीजिए आप। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। तो शानदार, दूसरी बार रिपीट होने के बाद में भी लोग बी आंसर दे रहे हैं। जमुना। महेश, बी नहीं, इसका आंसर जो है वो पद्मा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविनाश और कमल सही जा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही पढ़ा और आप पढ़ रहे हो, इसमें ध्यान है आपका। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक के बारे में अलग अलग राज्य के लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि नासिक किस जगह पे है। तो नासिक बता दूं, नासिक महाराष्ट्र में। निशांत, सही बोल रहे हो आप। जी हाँ, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक जो है वो है गोदावरी नदी के पास बसा हुआ है, जो निकलता है त्र्यंबकेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिए और इसका सही जवाब दीजिए। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में या लखनऊ में? इससे पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि एक ऐसा राज्य है जहां पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। क्या हो रही थी? पेड़ों की कटाई। तभी लोग आकर यहां पर चिपक रहे थे। 1973 की बात है ये, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। जब यहाँ लोग आकर पेड़ काट रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया पेड़ मत काटो, पेड़ हमारी भूमि है, हमें काटो पर पेड़ मत काटो, इस चक्कर में कह रहे थे। तो ये जो चिपको आंदोलन होता है ये कहाँ हुआ था? देहरादून में। और इसका जो सही आंसर है वो भी क्या कहाँ है? देहरादून। देहरादून के बारे में एक बात और बता चुका था मैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना कब हुई? आर्मी कैडेट कोर, इसमें भी अगर आप जाते हो तो आप जीडी में अफसर बन सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन तो सभी पे बनता है। गुड, शाबाश रंजीत, साथ हो मेरे। 2932 अनिल, बंद हो गया वो। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये है NH7। जी हाँ, ये है NH7, जिसका नाम अभी बदलकर क्या रख दिया है? NH44 रखा है। ये चीज ध्यान में रहे। अगर आपके सामने दो ऑप्शन एक साथ में पूछेंगे तो आप उनका जवाब, अगर अभी हाल ही में पूछा जाए कि अभी कौन है, तो NH44 है। गूगल पे जाकर सर्च कर लेना, यही बताएगा। और NH44 ये कहां से कहां तक है? तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी मुझे बताइए। 1861 में हुआ था, 1872 में, 1881, 1882, किस जगह पर हुआ था पहली बार जनगणना? और जनगणना क्या होती है? जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष में होती है। 10 वर्ष में एक बार होती है। अभी जो 2011 की जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। जी हाँ। और 2021 में होने वाली जनगणना है वो कौन सी रहेगी? 16वीं जनगणना। जी हाँ, मैं बताऊंगा भारत की जो जनगणना है, अनिल जी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी नहीं बने तो इस पे 1000 क्वेश्चन बनाएंगे अपन, निश्चिंत रहिए। जी हाँ, अपन आते हैं भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। इस समय वायसराय जो था, इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड मियो था। कौन था? लॉर्ड मियो। कुछ वायसराय बहुत अच्छे भी रहे हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। वायसराय कोई भी अच्छा नहीं, ऐसा बताते हैं कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन अच्छा नहीं था, पर उनके जो कुछ बनकर आए वायसराय या गवर्नर, वो अच्छे भी रहे जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। जैसे लॉर्ड मियो भी जनगणना का प्लान लेके आया था और इन्होंने कुछ और चीजें भी करी है। जी हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जी हाँ, मुंडा बिहार में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में, किस जगह पे? मुंडा जाति है जो अपना एक अलग डांस करती है। आप यूट्यूब पर देखिएगा, मजा आएगा कि हाँ यार मुंडा जाति डांस करती है अपना। तो मुंडा जाति जो निवास करती है वो करती है झारखंड में।
और झारखंड में ही, रांची के बारे में बता चुका हूं मैं आपको कि वहां से हमारे क्रिकेट खिलाड़ी जो क्रिकेट अनुभवी है उसका सही जवाब देंगे कि वहां से कौन है, रांची से। जी, रांची से जो क्रिकेट प्रेमी जो है ना, वो बताएंगे मुझे कि वहां से कौन व्यक्ति एक खिलाड़ी है। नहीं आ रहा है? हाँ, MS धोनी, गुड। सत्यम, सत्यम, रोहित, सत्यम, अनिल, रंजीत, अनिल, सत्यम, कमल, शाबाश, मतलब सब मेरे साथ हो बने हो, शाबाश, सत्यम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या स्वामी हरिदास जी? समय चल रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएं। कमल जी ए बता रहे हैं। विनोद पाल, जय हिंद सर, जय हिंद। सत्यम ठाकुर, सत्यम जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप। स्वामी विवेकानंद, कमल सिंह जी, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो इन्होंने जो मिशन चुना वो रामकृष्ण मिशन ही क्यों चुना? रामकृष्ण मिशन इसलिए चुना कि इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस जी, इनके गुरु थे, इनके नाम पर ही इन्होंने मिशन रखा। स्वामी विवेकानंद एक बहुत तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, ओजस्व वाले व्यक्ति थे, मतलब तेज ओजस्व वाले व्यक्ति थे। इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, 1863 में हुआ था। जो 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? युवा दिवस, क्योंकि ये सभी युवा को प्रेरित करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में इन्हें सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया कि आप इंडिया से हो, आपको सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो बोले ठीक है भैया 2 मिनट का समय दो। तो इन्होंने 2 मिनट का समय लिया और 2 मिनट में इन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला। अब वो वर्ड क्या था? तो सारे लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे और जो घड़ी का जो टाइमर था वो टाइमर बंद कर दिया गया। इनका जो पहला वर्ड था भाइयों और बहनों, भाइयों ऐसे करके इन्होंने बोला, भाइयों और बहनों। तभी उनकी ये आवाज सुनकर उनका टाइमर बंद कर दिया गया और वो लगातार बोलते रहे। और वहां पे जो लोग जो सो रहे थे, जिनको मतलब कुछ लोगों के भाषण सुनकर नींद आ जाती है, वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, यार कहाँ ये आदमी कौन है, कहाँ से आए। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? जी हाँ, कथक के बारे में मुझे बताएं, कहाँ की नृत्य शैली है? मणिपुर की, उड़ीसा की, केरल की या उत्तर भारती? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ध्यान से सुनिए दोस्तों और इसका जवाब सही दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। मणिपुर, उड़ीसा, केरल, उत्तर भारती, क्या है इसका आंसर? सही बताइए। डी, कमल जी। केरल सी बता रहे हैं। रोहित जी सी बता रहे हैं। रोहित जी सी बता रहे हैं। नहीं, इसका आंसर जो है, इसका आंसर उत्तर भारत है। क्या है? उत्तर भारत। कथक बोला है, कथकली नहीं, कथक बोला है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, जो क्वेश्चन है उसकी भावनाओं को समझे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और उसका उसी टाइप से जवाब दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं और हम उसे गलत कर देते हैं। तो ऐसे गलत क्वेश्चन से बचने के लिए एक ऐसे रो में पढ़े ताकि हमसे थोड़ा सा कम पढ़े, पर ऐसा पढ़े कि हमसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। मैं देख रहा हूं यहाँ अभी भी सी 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 आ रहा है। सुधीर जी आप गूगल पे जाइए और कथक सर्च कीजिए, आपको आंसर उत्तर भारत मिलेगा। जी, डी। महेश जी बिल्कुल सही, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो? जी बताइए मुझे। जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए 24 क्वेश्चन जो पीछे गए वो सारे क्वेश्चन आप आते हैं, वो सारे आप अपनी पीडीएफ में से निकालिए और आप उन्हें नोट बनाकर रखिए। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप चाहे तो पुराने पेपर उठा के देख लीजिए और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं और जिनके ऊपर जो क्वेश्चन बनाए वो सारे क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप आए जिसमें मेरी मेहनत सफल हो जाए, मुझे लगे कि हाँ यार मैंने कुछ किया है। जी हाँ, अपन आ जाते हैं वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो मैं जानना चाहूंगा कौन थे? ए लॉर्ड मिंटो, रोहित जी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी। जी इसका आंसर जो है लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, कमल जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लॉर्ड कर्जन। रितेश जी तिवारी बिल्कुल सही बता रहे हैं जी। अपन लॉर्ड कर्जन, सॉरी लॉर्ड कर्जन है रोहित जी, लॉर्ड कर्जन है। अपन बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन में जो ये जो लॉर्ड कर्जन जो थे ये कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन जो थे एक 1900 में ये आए थे और उस समय हमारा देश भयंकर गरीबी से जी रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो इन्होंने जो कृषि पर जो बिल मिलता है अभी जिस पे हम लोन लेते हैं और उसमें कुछ राशि कम कर दी जाती है, तो उस टाइप के थे। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे अलग से वैकेंसी निकालते हैं या उसमें पुलिस में भर्ती करते हैं, तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर कम लोगों को जो फाइनली फिट है उन्हें फिट किया जाता था, पर इन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति गंभीर है तो उन्होंने कुछ नियम बनाए और कुछ ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट करी और मतलब अच्छी सुविधा लेके आए। लॉर्ड कर्जन, नाम उनका कर्जन है, पर हाँ कुछ उस समय की जो व्यवस्था देखे तो थोड़े से सही थे, अच्छे व्यक्ति थे। अभी की सरकार को इनसे शिक्षा लेना चाहिए कि भैया क्या व्यवस्था करी जाए, बस वोट चाहिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, व्यवस्था देना पड़ेगी। 2 साल हो गए भर्ती को, भर्ती नहीं आ रही है। अब समझो, आप ही समझो, आप खुद कुछ ऐसा प्लान हो जिसमें जिन लोगों की जो युवा है उनकी मतलब जैसे कि 23 से ज्यादा उम्र हो गई है, जो आर्मी की भर्ती देने वाले, तो उनको छूट मिल जाए 2 वर्ष के लिए और हम भर्ती में वापस फिर से शामिल हो जाएं, ऐसा कुछ हो। अभी कुछ युवा वो जैसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं या कहीं लग गए तो उनका तो टारगेट भटक ही गया ना। ये 2 साल ऐसी सरकार नहीं होना चाहिए, इस टाइप से जो इन्होंने प्लान बनाया इस टाइप से सरकार होना चाहिए। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, मैं इसका आंसर आपसे चाहूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर ये कई एग्जामों में पूछा गया है। एक मेरा दोस्त है जो पीएससी की एग्जाम देके आया था 2017 में, उसने मुझे बताया था कि भाई मेरे पास ये क्वेश्चन आया है, तो मैंने उसका पेपर देखा और उसमें से एक ये क्वेश्चन चुराया। मैंने बोला भैया ये क्वेश्चन मुझे बता, 545 अधिकतम 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 कितनी होती है? 545 वाले बिल्कुल लगभग बी आंसर जो आ रहा है 545 अधिकतम बोला है, अधिकतम अधिकतम ए आंसर नहीं, इसका जो आंसर है वो है 552। इतनी होना ही चाहिए, इतनी होना ही चाहिए। जिसका ये आंसर आया है वो सही है, बाकी ये जो आंसर है ये क्वेश्चन के अनुसार सही है। तो इसका जो डी आंसर आया रोहित जी, महेश जी, रोहित जी बिल्कुल सही। जी हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष की बारे में बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष अभी फिलहाल में कौन है? मुझे कोई बताएगा, जवाब देगा? लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है, मुझे कोई बताएगा? लोकसभा का अध्यक्ष मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। सुधीर जी बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल गुड, सही दिशा में पढ़ रहे हो आप। ओम बिरला जो है वो अभी लोकसभा का अध्यक्ष है। कौन से नंबर का? कमल सुधीर।
जी कमल जी बिल्कुल सही जा रहे हो। महेश जी, रोहित जी, बिल्कुल गुड, शाबाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई। समय चल रहा है, मुझे कमेंट में बताएं इसका सही आंसर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में, मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, कुछ पेपर उठा के देखे हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। अब भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार फिर दम से कीजिए। कमल जी मुंबई बता रहे हैं, मनोज जी मुंबई बता रहे हैं, रितेश जी न्यू दिल्ली बता रहे हैं। ओम बिरला वाले बिल्कुल सही है, वो कहानी खत्म हो गई है, इस पे आ जाइए अब। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए आंसर आ रहा है कुछ लोगों का मुंबई। सुधीर जी, महेश जी, आर्मी लवर बी बता रहे हैं। आर्मी लवर को क्या हुआ आज? आर्मी लवर फ्रेंड्स बी बता रहे हैं जी। इसके आंसर की बात करते हैं अपन, तो जो जिन लोगों का ए आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, और जिनका बी आंसर नहीं आ रहा है वो नर्वस नहीं हो, वो लगातार पढ़े, उनके आंसर भी सही बनेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके आंसर बिल्कुल सही बनेंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, बिंदास पढ़िए, दम से पढ़िए, मजे लेकर पढ़िए, सब हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मुंबई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, 27 जुलाई। सॉरी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1944 में इसका कुछ संशोधन हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो। बाकी हाँ, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और 1 जुलाई को हम एसबीआई दिवस मनाते हैं। विश्व की 43वीं बड़ी बैंक है ये। कौन सी? 43वीं बड़ी बैंक है। इस बैंक का ध्यान में रखिए कि ये बैंक और अपने देश की सरकारी बैंकों में आती है। ये सब अपने देश की सबसे बड़ी और विश्व की 43वीं बड़ी बैंक है। 1 जुलाई 1955, जी बिल्कुल सही, मिस्टेक हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? जी हाँ, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड से आप क्या समझते हो? अभ्रक, कोयला, हीरा, लोहा। एक बार क्वेश्चन आपके लिए फिर से पढ़ता हूं, मुझे सही आंसर की उम्मीद है आपसे। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? जी हाँ, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? अभ्रक, कोयला, हीरा या लोहा। जैसे कि हमारे यहां ब्लैक गोल्ड को कहा जाता है, बताइए आप मुझे, जब तक मैं आपको बताता हूं तांबे के बारे में, सॉरी मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम हमारे यहाँ इतना है कि विश्व में दूसरे नंबर पर है हम, इतना मैग्नीशियम है हमारे यहाँ, इतना। और कोयले से हम बिजली बनाते हैं। और जो है ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पी वाले बिल्कुल सही, पी रोहित जी, MP 14, अश्वेंद्र जी, कमल जी, अर्जुन जी, रोहित जी, बिल्कुल MP 14 बी बिल्कुल सही। रितेश जी भूरिया बी, विनोद पाल जी बी बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? जी हाँ, पृथ्वी पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई। कब होती है? जिंदगी की कठिनाइयों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इस्तेमाल होता है।
डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। गुड रोहित, गुड गुड। जी हाँ, इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर अर्जुन डी, अर्जुन जी डी बता रहे हैं, सिर्फ अर्जुन जी, आर्मी लवर जी ये भी डी बता रहे हैं। लल्लन जी भी डी बता रहे हैं। गुड लल्लन जी, शाबाश। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। ये होता है 4 जुलाई को जिसे अपशोर कहते हैं। और एक घटना और होती है, इस समय सूर्य लगभग पृथ्वी से इतने करोड़ दूर रहता है, 15.7 करोड़ की दूरी पर रहता है। और एक घटना और होती है, वो होती है 3 जनवरी को, जो होती है 14.7। ये सबसे पास वाली कंडीशन है जो 3 जनवरी को होता है। इसे उपसौर कहते हैं। ये भूगोल की भाषा है, ये मेरे मन से नहीं लगा रहा हूं मैं, अपसौर उपसौर, ठीक है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 30 जनवरी एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब सभी से चाहिए मुझे। सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? तो आप मुझे कमेंट में बताइए, सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है, बताइए मुझे कोई। एक हिंट दे देता हूं, दिसंबर महीने में होता है। गुड रितेश जी, गुड गुड रितेश जी, गुड सही बता रहा, गुड। और सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन भी होता है भैया। जैसे सबसे छोटा दिन होता है वैसे ही सबसे बड़ा दिन भी होता है। ये रितेश जी को समर्पित है क्योंकि रितेश जी ही पढ़ रहे हैं। रोहित जी, बड़ा दिन बताए मुझे, सबसे बड़ा दिन। रोहित जी गुड एफर्ट लगा रहे हो आप। 22 जुलाई बिल्कुल सही आंसर है आपका। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत, ये 21 जून है, 22 गलती से हो गया, वो 21 जून। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंग्स ऑफ फायर बुक देख के ही लग रहा होगा कि यार किसी व्यक्ति की बात, किसी ऐसे व्यक्ति की बात होगी जिससे अब संभल के रहना पड़ेगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, विनोद मेहता। जी बताइए मुझे, विंग्स ऑफ फायर। एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, विनोद मेहता। जी हाँ, इसके जो विंग्स ऑफ फायर जो लिखी है वो लिखी है अब्दुल कलाम ने। जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था, विंग्स ऑफ फायर, भाग्य के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, भाग्य के पीछे से भागने से कुछ नहीं होगा, सपने आपके हैं तो सपने आपको ही पूरा करना होगा। ये इन्हीं के ही शब्द थे, एपीजे अब्दुल कलाम के। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपसे चाहिए कमेंट में। कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए भैया। सुशील जी, महेश जी, कमल जी।
सुधीर जी बताएंगे, विनोद पाल जी बता रहे हैं ए आंसर। बिल्कुल करवाएंगे सुधीर जी, बिल्कुल तैयारी करवाएंगे आपकी। आइए आप, स्वागत है आपका। जी बताइए मुझे इसका आंसर। बी, देविका रानी। बी बी बी, इसका सही आंसर है बी है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बी है, देविका रानी। अभी जो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है दिल्ली में, जिसे उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, वह किसको दिया गया है मुझे कमेंट में बताया। अभी ये हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। देविका रानी जी, हो चुका है, सबसे पहले इनको मिला था। इसका जवाब दोस्तों मुझे आपसे चाहिएगा कि 67वां उपराष्ट्र जो पुरस्कार किसको दिया गया है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम तैयारी की। तो तैयारी आप लगातार ऐसी तैयारी कीजिए जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी कोई भी टेस्ट ले रहा है या समझ में आ रहा है, जिसकी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या आप खुद पढ़ रहे हो, आप खुद समझ रहे हो, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें और समझे कि यार कहाँ गलतियाँ हो रही है। अगर आपको लग रहा है आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को समझो कि आप सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हो। आपको ध्यान रखना है कि आपका एक क्वेश्चन, अगर आपको टेस्ट में 70 नंबर आ रहे हैं और जो 30 क्वेश्चन गलत हो रहे हो, अगर आप 30 क्वेश्चन पे ही काम कर रहे हो तो डेफिनेटली अगले दिन आपको अच्छे नंबर आएंगे। इस प्रकार की OMR सीट भरिए, बार बार टेस्ट लगाइए, 4 से 5 मिनट आपके बच जाते हैं एग्जाम में। और ऐसे टेस्ट लगाने से इसमें आपका सबसे ज्यादा फायदा है, ताकि आप गोले भरने की प्रैक्टिस सही करेंगे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि यार कैसे करना है एग्जाम में, कैसे करना है। आजकल सारी ऑनलाइन एग्जाम होती है, पर इसमें जो अपन इंडियन आर्मी की देंगे, इसमें सिर्फ गोले भरने का ही काम है, तो आप गोले सुव्यवस्थित भर पाएंगे। अगर गोला खाली रहा तो भी दिक्कत है, और गोला बाहर हो गया तो भी दिक्कत है। तो कुछ ऐसे कीजिए, यही जाबाज रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, शाबाश निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जाल भी निकलेगा। जो मायूस ना घबरा अंधेरे अंधेरे से, मेरे साथी इन्हीं रातों के दामद में सुनहरा कल भी निकलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो चुका है दोस्तों, और आज के क्वेश्चन यही खत्म हो जाते हैं। जय हिंद साथियों, आज की मेरी क्लास कैसी लगी मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।